मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा हेल्थ इशू है तो ज्यादा तेज नहीं बोल पाऊंगा। चलो, क्लियर है। गुड इवनिंग लिख दिया दो तीन लोगों ने, सही है। ओके। मुकाम रावत, रंजना, हर्षित साहू, सोलंकी, अवधेश, ब्रजेश, कविता। चलो, बहुत सारे, सखाराम का भी मैसेज आ गया। ओके, चलो भाई कंटिन्यू करते हैं अपन क्लास को। यूरिन एग्जामिनेशन की अपनी थ्योरी हो चुकी थी। आज की कल क्लास जो है अपनी एमसीक्यू की क्लास है ना। पहले एक्चुअली मैंने डिसाइड ये किया था कि एक ही दिन में ही अपन एमसीक्यू करेंगे, लेकिन टॉपिक बड़ा है और इम्पोर्टेंट है, तो एमसीक्यू अब 2 दिन चलेगी। आज कुछ एमसीक्यू मैंने आज दे दिए थे, कल कुछ एमसीक्यू अपन कल करेंगे यूरिन एग्जामिनेशन से। मतलब एमसीक्यू की क्लास भी अपन ने अब 2 दिन रख ली है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने डाली थे आपको पहले से, लिंक दे दी थी और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया एमसीक्यू की क्लास में। तो पहले मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊं क्या? अगर मैं खोल के दिखाऊं तो अभी तक 50 लोग रिस्पॉन्स दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलो, तो कंटिन्यू करते हैं अपन, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसके बाद हर एक क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे, है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन जो आपको मिला था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन पर्पस ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन का मेन पर्पस क्या होता है? वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, 36 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। हम जो यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं वो सिर्फ एक चीज के लिए नहीं करते कि सिर्फ किडनी का मालूम चल जाए हमको कि किडनी सही है कि नहीं है ना। ज्यादातर लोग देखो, कुछ लोग जो कंफ्यूज हुए थे, 11 लोगों ने रीनल अकेला लिख दिया कि रीनल का डिस्टरबेंस ये अपन पता करते हैं। ऐसा नहीं है भाई। यूरिन में जब अपन शुगर करते हैं, प्रोटीन करते हैं, है ना, और बाकी ये जो टेस्ट करते हैं, ये अपन ये मेटाबॉलिज्म को भी देखने के लिए करते हैं, एंडोक्राइन को भी देखने के लिए करते हैं। कैसे? थोड़ा सा मैं समझा दूं। देखो, क्वेश्चन बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको समझने वाली चीज है। यूरिन में जब हम शुगर लगाते हैं तो शुगर का मतलब यही थोड़ी है कि वो किडनी सही है कि नहीं। शुगर का मतलब ये भी तो हो गया कि हम जो खा पी रहे हैं वो शुगर वो अच्छे से पच पा रही है कि नहीं पच पा रही, है ना। तो वो एक तरह से मेटाबॉलिक फंक्शन बता रहा हमको। या फिर दूसरा एंडोक्राइन, एंडोक्राइन में भी जैसे हमारा हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो वो भी हमें काफी कुछ आइडिया देता है। अगर शुगर का लेवल मान लो अपने ब्लड में नॉर्मल है लेकिन यूरिन में ज्यादा जा रहा है, या कुछ और भी कंडीशन, अगर मान लो अपने पास ब्लड का सैंपल नहीं भी आया तो भी यूरिन में शुगर अगर आ रही है तो वो भी अपन को डायबिटीज की कंडीशन बताती है कि पेशेंट को डायबिटीज है। तो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि वो एंडोक्राइन डिस्टरबेंस का भी हमको बता देती है यूरिन एग्जामिनेशन, है ना। अपन इतने सारे टेस्ट कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, केमिकल कर रहे हैं और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो वो किसी एक पर्पस के लिए थोड़ी है ना। हर एक का अलग अलग पर्पस है। अपन ने कुछ पर्पस पढ़े भी थे, है ना, कौन कौन सी कंडीशन, जैसे स्टोन वगैरह बन रहे हैं, है ना। तो स्टोन क्यों बनता है? कैल्शियम अगर ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, यूरिक एसिड ज्यादा इकट्ठा हो रहा है ना। तो ये तीनों जो हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन को भी देखता है, हम देखते हैं हम यूरिन के थ्रू, एंडोक्राइन फंक्शन को, और रीनल को तो देखते ही है। रीनल तो अपना मेन पर्पस होता ही है, लेकिन रीनल के अलावा ये ऊपर के 2 ऑप्शन थे वो भी बिल्कुल सही थे। देखो, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होते हैं, लेकिन एग्जाम में जब आते हैं तो अपन को थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। क्वेश्चन अगला था, हाउ मच क्वालिटी ऑफ टोल्यूइन इज सफिशिएंट फॉर 100 ml ऑफ यूरिन प्रिजर्वेटिव। यूरिन को जब प्रिजर्व करेंगे तो अपन ने 4-5 प्रिजर्वेटिव पढ़े हैं थ्योरी की क्लास में। उन 4-5 प्रिजर्वेटिव में अपना एक टोल्यूइन भी था, है ना। देखो, 24 घंटे की यूरिन के लिए अपन ने कंसंट्रेट HCl पढ़ा था, है ना, और टोल्यूइन तो है ही, है ना, बोरिक एसिड वगैरह और भी पढ़े हैं अपन ने, है ना, फॉर्मेलिन पढ़ा है। ये नाम तो आपको याद होना ही चाहिए। उसके आगे अपन ने वॉल्यूम भी रखी थी कि कितने 100 अगर ml यूरिन है तो उसमें अपन कितनी मात्रा में लेते हैं प्रिजर्वेटिव को। टोल्यूइन की जब बात की थी तो टोल्यूइन में आप नोट्स में चेक करना, बिल्कुल नोट्स में भाई अपना 2 ml, है ना। टोल्यूइन जो होता है वो 2 ml यूज करते हैं अपन। 100 ml की यूरिन होगी तो उस 100 ml यूरिन में अपन 2 ml टोल्यूइन को यूज करेंगे, है ना। इसमें भी 34 लोगों का सही आंसर है। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ 1 ml ही आंसर दिया है।
तो भाई ये तो बिल्कुल नोट्स में बिल्कुल अच्छे से मेंशन है, इसको आप जरूर अच्छे से पढ़ लेना। टॉपिक अच्छा है और इससे क्वेश्चन अब देखो धीरे धीरे जो एग्जाम के पैटर्न है वो धीरे धीरे टफ होते जा रहे हैं, डीप जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले अभी तक जितने एग्जाम होते थे टेस्ट के नाम वगैरह ही पूछे जाते थे, या कभी नाम प्रिजर्वेटिव के सिर्फ नाम पूछे जाते थे, तो प्रिजर्वेटिव के नाम के अलावा वॉल्यूम भी अब एग्जाम में आ सकती है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन था हमारा डेडेस इज नोन एज पायूरिया। इसी टाइप का एक क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का है, अगर आप लोग प्रीवियस पेपर में देखोगे हेमेचूरिया। हेमेचूरिया का जो मतलब था वो था यूरिन में आरबीसी का होना है। यूरिन में जब आरबीसी होती है तो हम उसको हेमेचूरिया बोलते हैं, ब्लड एक तरह से ना, यूरिन में ब्लड का आना हेमेचूरिया। उसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है पायूरिया। पायूरी का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है यूरिन में पस सेल्स। मतलब यहाँ वाला जो दूसरा ऑप्शन है यूरिन में अगर डब्ल्यूबीसी ना, पस सेल का मतलब क्या है डब्ल्यूबीसी। पस सेल और डब्ल्यूबीसी का मीनिंग जो होता है वो एक ही होता है। इस वर्ड पे आप जरा फोकस करना, यहाँ जो यूरिया शब्द लिखा है इसका मतलब है यूरिन, और पाई जो मतलब है वो निकला है पस से, है ना। तो पस जब यूरिन में हो तो इसको अपन पायूरिया बोलेंगे। इसी तरह से एक वर्ड हेमेचूरिया बनता है, तो हेमेट मतलब होता है ब्लड और यूरिया मतलब यूरिन, तो यूरिन में ब्लड मतलब हेमेचूरिया। ठीक है, तो मेडिकल में ऐसे बहुत सारे टर्म आते हैं जो थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे तो उनसे आपका आंसर निकल जाता है। जैसे हेमेचूरिया प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था, है ना। तो इसमें आप लोगों का जो रिस्पॉन्स रहा वैसे तो बढ़िया रहा, 29 लोगों का सही था, लेकिन भाई बड़े बेसिक से क्वेश्चन है ना। एक चीज मैं बोलूंगा, थ्योरी में ज्यादातर पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको याद करना पड़ेंगे, याद करने वाले पॉइंट्स हैं। जो ये इस तरह के पॉइंट जो सिर्फ समझने वाले हैं, कुछ तो अपन एमसीक्यू में भी डिस्कस करते हैं, आगे भी अपना एमसीक्यू की एक लंबी सीरीज चलेगी, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे, आपके एमसीक्यू की जो सीरीज चलेगी तो, है ना। मगर ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाया करो, है ना। आरबीसी यूरिन में होगी तो हेमेचूरिया, डब्ल्यूबीसी होगी तो पायूरिया। बहुत सारे लोगों ने कास्ट का लिखा है, यहाँ पे 10 लोगों ने लिखा है कि कास्ट। कास्ट का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा भाई। कास्ट यूरिन में होगी तो उसके लिए कोई अलग से वर्ड नहीं है, कास्ट और क्रिस्टल के लिए दो चीजों के लिए वर्ड है, आरबीसी है तो हेमेचूरिया, डब्ल्यूबीसी है तो पायूरिया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यू टू डिहाइड्रेशन और फीवर, अगर किसी पेशेंट को फीवर हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो उस टाइम पे उसका यूरिन का कलर क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कलर फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन ने कल थ्योरी की, परसों के दिन ना, कल तो अपना ऑफ रखना पड़ा अपन को। फिजिकल एग्जामिनेशन में कलर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कलर अपन को काफी कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है यूरिन के बारे में। फीवर होगा या डिहाइड्रेशन होगा, तो सबसे पहली चीज तो आप देखो कि डिहाइड्रेशन मतलब पानी का वॉल्यूम कम हो रहा है। पानी का वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब यूरिन जो होगी वो ज्यादा कंसंट्रेट होगी, और यूरिन का नॉर्मल कलर क्या होता है, पेल येलो। जब वो ज्यादा कंसंट्रेट होगी इसका मतलब उसका जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। अभी तक जो पेल था वो पेल से अब धीरे धीरे उसका कलर जो होगा वो चेंज होगा, थोड़ा सा और डार्क होगा। और जब पेल येलो है तो पेल येलो का जो डार्क बनेगा कलर, तो वो येलो बनेगा, है ना। और कई बार ये ऑरेंज भी बन जाता है, ज्यादा डार्क हो जाए तो ऑरेंज भी बन जाता है। बहुत ज्यादा अगर डिहाइड्रेशन है किसी पेशेंट को तो उस कंडीशन में यूरिन जो होगी वो ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। भाई पढ़ा है अपन ने यूरिन के कलर ना। बड़े सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। सिर्फ 2-3 लोग ही इसमें कंफ्यूज हुए, बाकी सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। 47 लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। येलो कलर की अपनी यूरिन हो जाती है फीवर और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। बहुत बढ़िया, चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन दी किडनी प्रोड्यूस काइलूरिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस पेपर में ये आ भी चुका है क्वेश्चन, खासतौर पे सेंट्रल लेवल में मुझे याद है एम्स वगैरह में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काइलूरिया का मतलब थोड़ा सा मैं समझा दूं। काइलूरिया अपन ने पढ़ा था भाई, फेट वगैरह जब यूरिन में निकलने लगता है, लिपिड निकलने लगता है, तो यूरिन जो होती है वो एकदम मिल्की व्हाइट हो जाती है, व्हाइट कलर की हो जाती है यूरिन। कई बार तो वो अपन को सीमेन से कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल जैसे सीमेन दिखता है अपना मिल्की व्हाइट, उसी तरह से यूरिन हो जाता है ना। तो पेशेंट ने सैंपल दिया है यूरिन का, अपन को कंफ्यूजन ये हो जाए कि इसमें सीमेन तो नहीं दे दिया। काइलूरिया किस कंडीशन में होता है काइलूरिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और अपन ने थ्योरी की क्लास में पढ़ा भी था।
काइलूरिया जो होता है वो फाइलेरिया एक पैरासाइट होता है, माइक्रोफाइलेरिया। पैरासाइटोलॉजी में अपन जब पैरासाइटोलॉजी पढ़ेंगे तो माइक्रोफाइलेरिया की काफी डिटेल में पढ़ेंगे अपन, माइक्रोफाइलेरिया क्या होता है। फिलहाल थोड़ा सा बस आप नॉलेज में रखो। माइक्रोफाइलेरिया है ना, माइक्रोफाइलेरिया में भी बुकेरिया बैंक्रॉफ्टी जो होता है वो बड़ा मेन फाइलेरिया है। उसके अलावा भी हैं और भी, वो अपन पैरासाइटोलॉजी में पढ़ेंगे। तो कई बार डायरेक्टली माइक्रोफाइलेरिया जाता है या फिर बुकेरिया बैंक्रॉफ्टी से भी क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बुकेरिया बैंक्रॉफ्टी का इन्फेक्शन हुआ तो यूरिन का किस तरह से होगी, तो काइलूरिया इस तरह से ऑप्शन में आ सकता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 5वें नंबर का। काइलूरिया जो यूरिन बनेगी वो फाइलेरियासिस की कंडीशन में बनेगी, बाकी मलेरिया, हेपेटाइटिस और सिफिलिस से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पांस देखूं तो 37 लोगों का इसमें बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग 12-13 लोग इसमें कंफ्यूज हुए, कुछ लोगों ने मलेरिया, हेपेटाइटिस इस तरह से ऑप्शन दिए हैं भाई। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर को आप जरूर पढ़ा करो। आप देखना नोट्स में, हो सकता है ये पेपर में है और नहीं भी है, तो मुझे ध्यान है ये जरूर आया जरूर है किसी क्वेश्चन पेपर में, किसमें आया मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। बाकी आप नोट्स में देखना, हो सकता है नोट्स में ही अपने पास जो पेपर है शायद उनमें ही है ये पेपर क्वेश्चन भी। अब वो थोड़ा बहुत घुमा फिरा के कभी कभी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है ऊपर फाइलेरिया दे दिया, नीचे कलर का ऑप्शन दे दिया, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। What is the average urine output of an adult in 24 hours? 24 घंटे में एक जो एडल्ट पर्सन होगा वो कितना यूरिन आउटपुट दे देता है, कितना यूरिन एक्सक्रीट कर देता है वो 24 घंटे के अंदर। वॉल्यूम से क्वेश्चन है ना। अभी अपन ने आज की जो एमसीक्यू रखे हैं, आज के एमसीक्यू में मैंने सिर्फ फिजिकल और केमिकल से क्वेश्चन लिए हैं। कल के जो एमसीक्यू होंगे उसमें कुछ क्वेश्चन केमिकल से भी होंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से होंगे। तो ना कल भी अपन इसकी एमसीक्यू की ही क्लास करेंगे। 24 घंटे में यूरिन कितनी पड़ी है भाई अपन ने थ्योरी में, आपको ध्यान होगा 24 घंटे में जो अपन ने यूरिन पड़ी है 600 से 2000 ml एक यूरिन आउटपुट दे सकता है एक एडल्ट पर्सन जो होते हैं वो करीब 2 लीटर के आसपास भी, है ना। हालांकि 2 लीटर इजी, देखो इजी था सिद्दीक, बिल्कुल यूरिन एग्जामिनेशन टॉपिक ही इजी है, लेकिन फिर भी देखो कितने सारे लोगों के रिस्पांस जो हैं, 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिनके हर एक क्वेश्चन में आंसर गलत है। करीब 35-36 लोग ही हर एक क्वेश्चन का आंसर सही दे पाए हैं। तो क्वेश्चन टॉपिक भले ही इजी है लेकिन कई बार कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो अपन को थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। और अपनी थ्योरी के बाद में एमसीक्यू की जो क्लास होती है उसका मेन रीजन यही होता है कि अपन इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको समझें कि बेसिक से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं ना। थ्योरी में भी अपन बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, लेकिन मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लास में नहीं आ पाते हैं ना, या सिर्फ नोट से ही पढ़ रहे हैं, तो वो लोग फिर बड़ा कंफ्यूज होते हैं। 600 से 2000 ml यूरिन आउटपुट दे सकता है एक एडल्ट, और इसमें भी 40 लोगों का बिल्कुल सही आंसर था, 10 लोग जो थे वो गलत आंसर दिए थे। कोई बात नहीं भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन एग्जाम एक्सक्रीशन? बिल्कुल ही कोई यूरिन एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है पेशेंट, है ना। कई बार थोड़ा बहुत करता है, अगर 50-100 ml तो भी अपन उसको कंप्लीट सप्रेशन ही बोलते हैं, है ना, कंप्लीट एब्सेंस ही बोलते हैं। अगर 100 ml यूरिन ही अगर 24 घंटे में की तो वो भी अपने ना के बराबर ही है। तो अगर बिल्कुल ही यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा है कोई पेशेंट, तो उसके लिए कौन सा मेडिकल टर्म है? टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के हिसाब से, और खास तौर पर इस तरह की टर्मिनोलॉजी जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, है ना, जो थोड़ी सी सिमिलर होती है। जैसे यह देखो 4 वर्ड है और चारों वर्ड जो है वो थोड़े सिमिलर है, बोलते टाइम अपन को थोड़ा सा एक जैसे बोलने में ही लग रहा है, पॉलीयूरिया, नॉक्यूरिया, एनुरिया, ओलिगोरिया, बस जरा सा अंतर है उसमें। और मैंने पहले भी डिस्कस किया, यूरिया मतलब यूरिन, वो तो समझ में आ रहा है, बस उससे पहले के वर्ड को आप समझ गए तो उससे आप आंसर दे पाओगे। जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। पॉली, मेडिकल में पॉली का मतलब होता है ज्यादा, जहां पर भी पॉली लग गया है ना वहां पर पॉली का मतलब होगा ज्यादा। नॉक्ट जो शब्द है इसका मतलब होता है नाइट,
ये भी शब्द मेडिकल टर्म का है। नॉक्ट शब्द जहां पर भी लग गया इसका मतलब नाइट, तो नाइट की यूरिन नॉक्टूरिया। पॉली मतलब ज्यादा है यूरिन। ए शब्द कहीं पर लग गया, ए या एन, वो उसके जस्ट अपोजिट होता है ना। ये तो अपन ने मेडिकल, ये तो मेडिकल टर्म ना होकर सिर्फ इंग्लिश वाला वर्ड भी कह सकते हैं। इंग्लिश में भी कई बार ऐसा होता है जहां पर ए पहले लग जाता है, एन पहले लग जाता है, तो वो शब्द जो होता है जस्ट अपोजिट हो जाता है ना। तो यूरिया का जस्ट अपोजिट करेंगे तो उसमें एन यूरिया हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर यूरिन नहीं हो रही है तो वो जस्ट अपोजिट हो गई, मतलब यूरिन का एक्सक्रीशन हो ही नहीं पा रहा है ना। तो जब कंप्लीट एब्सेंस होगा तो उसके लिए वर्ड होगा एनीयूरिया, है ना। और ओली, ओलिग जो शब्द होता है इसका मतलब होता है थोड़ा कम। देखो, ओली मतलब ज्यादा, ओलिग मतलब थोड़ा कम। ए या एन अगर लग गया है तो बिल्कुल ही नहीं, है ना। हाइपो मतलब भी होता है कम, हाइपर मतलब होता है ज्यादा। ये कुछ वर्ड हैं जिनके मतलब ये, हाँ बहुत बढ़िया। देखो मुकाम ने लिखा है पॉली मतलब इंक्रीज, ओलिगो मतलब डिक्रीज, बहुत बढ़िया। शुगर, हाँ बहुत बढ़िया, हर्षित ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा। पॉलीसेक्राइड, आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में अपन ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, आपको याद है जब कम चेन थी शुगर की तो अपन ने ओलिगोसेक्राइड कहा था। 3 से लेकर 9 तक की चेन होती थी अपन उनको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। उससे ज्यादा होती है तो पॉलीसेक्राइड बोलते हैं, है ना। तो वही शब्द यहाँ पर यूरिन में जुड़ गया तो वो पॉलीयूरिया ओलिगोयूरिया बन गया है। बस एक नॉक्ट जरूर थोड़ा शब्द नया है अपने लिए। तो नॉक्ट जो शब्द होता है इसका मतलब होता है नाइट। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों का रिस्पॉन्स लगभग सेम सही है, 35 लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। बाकी 10-15 लोग हर एक। नॉक्टूरिया का मतलब होता है नाइट में यूरिन अगर कम पास आउट हो रही है अनुराधा, तो उसको अपन नॉक्टूरिया बोलते हैं ना, नाइट की यूरिन को बोलते हैं अपन नॉक्टूरिया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी जो आप लोगों को पेपर मिला था। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे लिखा भी। व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नॉर्मल एडल्ट यूरिन। नॉर्मल एडल्ट की जो यूरिन होगी उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा। बहुत सारे लोगों ने सही दिया, सिर्फ 2 लोगों ने गलत दिया था इसका आंसर। और जिन्होंने पहला आंसर दिया था ना वो एक्चुअली वो पहला ही आंसर बिल्कुल सही था। 0 पॉइंट इसमें भी देखो थोड़ा सा ही हो गई, 1.003 से लेकर 1.030 तक होता है ना। ये तो पहला ही आंसर इसमें सही था। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी तो कोई बात नहीं भाई, आप लोगों को याद था और आप लोगों ने बिल्कुल लगभग सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं थी। एक आध दो लोग हैं जिनका आंसर गलत रहा। चलो कोई बात नहीं भाई। एक राजुल का मैसेज है 500 ml से कम, बहुत बढ़िया राजुल। ओलिक मतलब 500 ml से कम। आगे चलते हैं अपन। Which of the following method is used for measuring specific gravity। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम मेथड कौन सी यूज कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। एक ही टेस्ट के लिए, एक ही चीज के लिए अपन एक से ज्यादा टेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग मेथड में यूज कर सकते हैं ना। यूरिन के लिए भी ये बात यूज होती है और बायोकेमिस्ट्री में भी अपन ने देखा है कि शुगर के लिए भी अपनी 2-2 3-3 मेथड है ना। बिलरुबिन के लिए 2-3 मेथड हैं। इस तरह से जितने भी अपने टेस्ट हैं उसमें 2 या 3 मेथड हैं। यूरिन में भी स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो मेथड अपन ने पढ़ी है, यूरोनोमीटर और रेफ्रेक्टोमीटर, दो तो अपन ने पढ़ी ही है। यूरोनोमीटर ध्यान होगा आपको, एक बड़ा सा पहले फ्लास्क होता था और करीब 20 ml उसमें यूरिन अपन ने पढ़ा कि अपन को ज्यादा यूरिन चाहिए रहता है उसमें। फिर उस यूरोनोमीटर में अपन उसमें डिप करते हैं, है ना। रिफ्रेक्टोमीटर में अपन एक जरा सा इक्विपमेंट देखा था, छोटा सा माइक्रोस्कोप टाइप का था जिसमें अपन को आई की तरह आंख से देखना पड़ता था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते थे अपन उसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। हालांकि रिफ्रेक्टोमीटर जो होता है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना गवर्नमेंट में ना प्राइवेट में, कहीं पे यूज नहीं होता है। इसका मेन जो यूज होता है वो ज्यादातर ऑयल की जो फैक्ट्री है उनमें रिफ्रेक्टोमीटर का यूज बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए इससे भी अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी कर सकते हैं। तो 2 मेथड तो अपन ने पढ़ी है। तीसरी रिएजेंट स्ट्रिप। रिएजेंट स्ट्रिप तो जितने भी अपने केमिकल एग्जामिनेशन है और फिजिकल में भी पीएच है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो रिएजेंट स्ट्रिप के थ्रू अपन कर सकते हैं ना। हालांकि वॉल्यूम तो पॉसिबल नहीं है ना, वॉल्यूम का और
एक वॉल्यूम और दूसरा कलर, दो चीजों को छोड़ दो तो बाकी के जितने टेस्ट अपन पढ़ रहे हैं ना, और माइक्रोस्कोप तो फिर माइक्रोस्कोप ही करना पड़ता है। बाकी फिजिकल में पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी और केमिकल के जितने भी एग्जामिनेशन हैं वो सारे के सारे रिएजेंट स्टेप से अपन कर सकते हैं। रिएजेंट स्टेप में भी हर एक टेस्ट का प्रिंसिपल अलग अलग है। जैसे शुगर है तो शुगर में उसका जो प्रिंसिपल होता है वो जीओडी पीओडी होता है, सबके प्रिंसिपल अलग है। लेकिन रिएजेंट स्टेप कभी नहीं आता एग्जाम में और कभी नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। वो स्टैंडर्ड मेथड नहीं होती है ना गवर्नमेंट में। जो एग्जाम आप दोगे और जो तैयारी कर रहे हो हमेशा स्टैंडर्ड मेथड को बड़ा प्रायोरिटी दी जाती है। अपन प्रैक्टिकली जो कर रहे हैं वो एक अलग बात है। प्रैक्टिकली सही तो ये है कि रिएजेंट स्टेप का ही सबसे ज्यादातर यूज किया जाता है। तो थोड़ा इतना ही नॉलेज आपको होना चाहिए कि वही यूज हर एक टेस्ट के लिए करते हैं। प्रिंसिपल भी है इसके, शुगर के लिए अलग प्रिंसिपल, बाइल साल्ट के लिए अलग है, बाइल पिगमेंट के लिए अलग है ना, प्रोटीन के लिए अलग प्रिंसिपल है। लेकिन आप उस प्रिंसिपल पे मत जाना, इतना क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एग्जाम में। 9 नंबर से आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं तो इसमें 32 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हुए थे, 15 लोग, उन्होंने पहला ही आंसर दे के रह गए कि यूरेनोमीटर अकेला होता है। नहीं भाई, यूरेनोमीटर और रिफ्रैक्टोमीटर दो तो अपन ने नोट्स में ही देखे। रिएजेंट स्टेप तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए भी, पीएच के लिए भी, शुगर के लिए भी, प्रोटीन के लिए भी, सबके लिए रिएजेंट स्टेप अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है। रंजना ने लिख दिया कि चिरायू मेडिकल कॉलेज में रिफ्रैक्टो, बहुत बढ़िया रंजना। चिरायू में अगर यूज होता हो तो आप एक छोटा सा वीडियो बनाना और अपने ग्रुप पे पोस्ट करना रिफ्रैक्टोमीटर से कैसे काम करते हैं, रंजना, है ना। अगर आपके यहाँ यूज होता है और आप वहीं पे हो अगर चिरायू में, तो एक छोटा सा वीडियो बनाना, बाकी के स्टूडेंट देखें कि रिफ्रैक्टोमीटर से अपन टेस्ट कैसे लगाते हैं और कैसे मालूम चलता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। हालांकि मैंने भी नहीं देखा आज तक, है ना, तो बाकी लोगों को भी थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है। पूजा का यूट्यूब चैनल भी है, काफी कुछ नॉलेज देती रहती है पूजा, रंजना, सॉरी रंजना का। चलो तो ब्रजेश, स्ट्रिप मेरे लैब में, स्ट्रिप तो हर लैब में यूज होती है ब्रजेश। रमेश पटेल सेम मेरे यहाँ। अच्छा, रंजना ने छोड़ दिया है, ओके चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो 10 PM का किस नाम से चैनल है रंजना का? नहीं सॉरी, पूजा का है मेरे ख्याल से। रंजना, पूजा भी चिरायू की टेक्नीशियन है, अभी क्लास में हो। क्लास में अभी पूजा है क्या? नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। भाई अपनी क्लास में एक पूजा नाम के हैं स्टूडेंट, वो भी चिरायू के हैं, तो मुझे पूजा का ध्यान आ गया। चलो छोड़ो, आगे कंटिन्यू करते हैं अपन क्लास को। यूरेनोमीटर require minimum dash ml of urine for measuring of specific gravity। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए अगर हम यूरेनोमीटर ले रहे हैं तो हमको कितने यूरिन की जरूरत पड़ेगी? रिएजेंट स्ट्रिप जो रहती है उसमें सबसे कम यूरिन की जरूरत पड़ती है अपन को, थोड़ी बहुत यूरिन से भी काम चल जाता है। रिएजेंट स्ट्रिप मैं तो बिल्कुल अगर 2 ml यूरिन है तो 2 ml में भी अपन स्ट्रिप लगा सकते हैं ना, साल सिर्फ स्ट्रिप ही लगा सकते हैं। माइक्रोस्कोपी में तो कम से कम 5 या 10 ml यूरिन तो होना ही चाहिए। लेकिन यूरोनोमीटर में यूरिन कम से कम जो आपके पास ऑप्शन में है उस ऑप्शन के हिसाब से 20 ml तो कम से कम होने चाहिए, है ना। उसके लिए अपन जो कंटेनर देते हैं 100 ml का, तो उनसे पेशेंट से बोलते हैं भाई 100 ml आप यूरिन दो, इसमें से यूरिन भर के देना है, डब्बी भर के। ठीक है। तो पढ़ा था अपन ने, है ना। फिर मैं बोलूंगा इस तरह के पॉइंट्स जैसे कितनी यूरिन चल, ये तो बिल्कुल अपने समझ वाली चीजें हैं कि अपन ने जब यूरिनोमीटर का, मैंने बोला था भाई आप लोगों ने कभी टेस्ट नहीं किया हो तो या तो कोई ऐसी जगह एक बार देखे आना आपकी कैसे टेस्ट लगाते हैं। वह नहीं भी देखोगे तो आप बुक वगैरह में थोड़ी बहुत प्रोसीजर पढ़ लेना। प्रोसीजर अपन को रटने की जरूरत नहीं रहती, एक आध बार पढ़ लो आप और अपने दिमाग में बैठ जाता है कि इस तरह से प्रोसीजर होती है। जो मेन जो पॉइंट है वो खासतौर पे एग्जाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, वो इसी तरह के पॉइंट्स रहते हैं जो ज्यादातर मेमोराइज करने पड़ते हैं। ये जो बेसिक जैसे पॉइंट्स होते हैं ये बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी अपन को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। 10 नंबर से 10 नंबर का जो क्वेश्चन था इसमें बड़ी कंफ्यूजन रही आप लोगों को। सिर्फ 14 लोग ही इसका सही आंसर दे पाए। बहुत सारे लोगों ने 10 ml कहा और कुछ लोगों, ज्यादातर लोगों ने
2 ml ही कहा कि 2 ml यूरिन में काम चल जाएगा। 2 ml तो फिर बहुत कम हो जाएगी, है ना। अपन ने मेजरिंग सिलेंडर में भरने के लिए अपन को 20 ml यूरिन लग जाती है भाई, ठीक है। यूरिनोमीटर तो आपको मिल जाएगा अनुराधा। यूरिनोमीटर तो जितने भी गवर्नमेंट जगह होती हैं वो सब जगह यूरिनोमीटर रखा रहता है, और खासतौर पे जो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वहां तो आपको 100% यूरिनोमीटर मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये जो प्रिंसिपल जितने भी अपन ने प्रोसीजर वाले टेस्ट पढ़े हैं ना, तो आप जो जो थोड़े स्पेशल वाले जो जगह हर जगह नहीं रहते हैं, जैसे अनुराधा आपने यूरिनोमीटर यूज अगर कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे हो और आपके यहाँ पर है तो आप एक छोटा सा वीडियो बनाकर या फोटो खींचकर आप ग्रुप पे पोस्ट करना, तो बाकी लोग भी थोड़ा सा देख लेंगे ना, नॉलेज हो जाएगा। मुन्ना ने कहा हमारे यहाँ पे है ना, मुन्ना तो आप एक वीडियो छोटा सा बना के और ग्रुप पे पोस्ट करना। चलो आगे चलते हैं अपन। अपनी भी क्लास का फ्यूचर में है कि जितने भी टेस्ट हैं सबका प्रैक्टिकली अपन बनाएंगे वीडियो। थोड़ा सा टाइम का बड़ा इशू चल रहा है इसलिए बन नहीं पा रहे हैं, अदरवाइज बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्सन हु टेक हेमी मीट प्रोटीन्स डाइट, कोई पर्सन जो बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट ले रहा हो तो उसकी यूरिन का पीएच क्या होगा। सब लोग ऐसे ही है, आप जॉब नहीं कर रहे हैं, अनुराधा ने भी कह दिया जॉब नहीं कर रहे। ऐसा पर्सन जो प्रोटीन की डाइट बहुत ज्यादा ले रहा हो तो उसकी यूरिन का पीएच क्या होगा भाई, ये क्वेश्चन है 11 नंबर से। न्यूट्रल है, एसिडिक है, एल्कलाइन है, या फिर चेंज, उसमें चेंजेस ही नहीं हो गया, ये क्वेश्चन था। और अपन थ्योरी में क्या देख रहे थे, प्रोटीन अगर ज्यादा लेगा पेशेंट या कोई भी नॉर्मल पर्सन, अगर प्रोटीन ज्यादा खा रहा है तो एल्कलाइन पीएच होगा। कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा खा रहा है तो एसिडिक पीएच होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जितना ज्यादा यूरिन का पीएच उतना कम, एल्कलाइन मतलब पीएच ज्यादा, है ना। तो प्रोटीन की डाइट जो होगी उसमें एल्कलाइन पीएच होता है ना। तो सी नंबर का आंसर जो था इसका बिल्कुल सही आंसर था, और इसमें 21 लोगों का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। इसमें भी बड़े कंफ्यूज हुए आप लोग, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है भाई, बहुत ज्यादा बेसिक पॉइंट्स हैं। और ये सारे बेसिक पॉइंट्स अगर अपन क्लास में कवर कर लें तो यूरिन एग्जामिनेशन ही अकेला ऐसा टॉपिक, मतलब एक ही टॉपिक को ही अपन करीब 4 दिन की क्लास में कवर कर पाएंगे अगर सारे बेसिक जो छोटे छोटे पॉइंट है उनको भी अपन कवर करते हुए चलें। न्यूट्रल पीएच कब होगा, ये ब्रजेंद्र ने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है कि न्यूट्रल पीएच कब होगा। ब्रजेंद्र, जब भी यूरिन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होगी तब जो पीएच होगा वो एकदम न्यूट्रल होगा। जितनी ज्यादा पानी की मात्रा होती है, देखो पानी क्या होता है, एकदम न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तो कोई पेशेंट अगर बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट कर रहा हो, है ना, डाइल्यूटेड यूरिन हो उसकी, बहुत पानी उसमें, बहुत पानी पी रहा हो और उसमें बाकी जो कॉन्स्टिट्यूट है वो कम हो, तो उसका जो यूरिन होगा वो एकदम न्यूट्रल होगा, ना तो वो एल्कलाइन होगा ना ही वो एसिडिक होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। बेंस जोन्स प्रोटीन, यूरिन एग्जामिनेशन से कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें एक जो क्वेश्चन वेंस जोन्स प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें एक दो लोगों को थोड़ा सा डाउट आया था, एक दो लोगों ने मैसेज पे लिखा कि सर ये मेलिग्नेंट लिम्फोमा की कंडीशन में भी होता है, सर मैंने बुक में देखा है, एक दो स्टूडेंट ने मुकाम ने लिखा था। देखो बेंस जोन्स प्रोटीन अपन ने थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में ये होता है बेंस जोन्स प्रोटीन, है ना। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमने बुक में देखा है कि मेलिग्नेंट लिम्फोमा में भी होता है ये, तो आप मुझे रेफरेंस बुक बताना कौन सी बुक है और कहाँ पे इस तरह से मेंशन है। अपन ने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है, बेंस जोन्स प्रोटीन मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में ही होता है। मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, प्लाज्मा सेल जो होती है ना, प्लाज्मा सेल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उस कंडीशन को अपन मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। अब ये प्लाज्मा सेल होती हैं वो भी लिम्फोसाइट से ही बनती हैं, लेकिन मेलिग्नेंट लिम्फोमा में लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट नहीं होता, दोनों में बहुत अंतर है। देखो मेलिग्नेंट लिम्फोमा मतलब लिम्फोसाइट का ही प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो अपना मेलिग्नेंट लिम्फोमा होगा। मल्टीपल माइलोमा मतलब
प्लाज्मा सेल जो होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। तो कौन सी बुक में अगर मैलिग्नेंट लिम्फोमा है मुझे बताना। इस तरह के डाउट्स जो आते हैं उनमें आप लोग भी थोड़ा सा और इन्वॉल्व हुआ करो तो अपन चीजों को और ज्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। 12 नंबर में 34 लोगों ने बी नंबर आंसर दिया, मल्टीपल माइलोमा, और यही मेरे ख्याल से हड्डी का कैंसर होता है मैलिग्नेंट लिम्फोमा। ऐसा रख रहे हैं अनुराधा, नहीं हड्डी का कैंसर नहीं है मल्टीपल माइलोमा, अनुराधा गलत बोल रहे हो। प्रोटीन यूरिया में होता है। चलो तो किसका था, मुकाम रावत है ना। मुझे मैलिग्नेंट लिम्फोमा कहाँ पर लिखा है ऐसा कि बेंजेंस प्रोटीन उसमें भी होता है, तो वो मुझे बताना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। Which of the following screening test is done for the detection of protein in urine? कौन सा टेस्ट, इस तरह के क्वेश्चन जो ये है ना, ये एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा डिटेक्शन के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, इनके लिए आप एक अलग से टेबल बना देना ना। मैं आपको देखो थोड़ा सा कुछ गाइडेंस देता हूं, हर एक चीज को मैं नोट्स में इन्वॉल्व करूंगा तो नोट्स ही बहुत लंबे लेंदी हो जाएंगे। पढ़ाई की टेक्निक, जब आप पढ़ते हो तो पहले आप हर एक चीज पढ़ा करो, फिर उसको कितना शॉर्ट आप बना सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जितने भी अपन ने केमिकल एग्जामिनेशन पढ़े, शुगर के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, प्रोटीन के लिए कौन कौन से होते हैं, है ना, बाइल साल्ट के लिए कौन से, बाइल पिगमेंट के लिए कौन से, एक छोटी सी टेबल टाइप की बना लिया, एक के आगे एक लिख लिए। तो अगर पूरे शॉर्ट में अगर अपन ने लिख लिए, इसको मैं अपनी भाषा में कंपैरेटिव स्टडी बोलता हूँ ना। कंपैरेटिव स्टडी पे मैं बड़ा फोकस करता हूँ, मैं पहले भी कई बार कंपैरेटिव स्टडी पे आप लोगों से बात कर चुका हूँ। एक जैसे पॉइंट्स जहां पर भी आते हैं, उन एक जैसे पॉइंट्स को आप अलग से लिख लो, अलग से लिख के आप फिर वो अलग से याद करो, तो वो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करते। जैसे अगर मान लो आपने सिर्फ शुगर अकेला पढ़ा, बाद में फिर प्रोटीन अकेला पढ़ा, उसके टेस्ट पढ़े, प्रोसीजर पढ़े, सब कुछ पढ़ लिया, है ना, जितने भी टेस्ट है सबको आपने अलग अलग पढ़ा। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो एक जैसे, आप देखो यहाँ पर एसबिस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, रोड्रास, हाउचेस्ट, हर एक जो टेस्ट के जो नाम है वो बिल्कुल थोड़े थोड़े सिमिलर से लग रहे हैं, एक जैसे ही हैं। तो ये एग्जाम में अपन को कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। सिमिलर से वर्ड, सिमिलर सी चीजें जो होती हैं वो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक जैसी चीजें जहां पर भी हो उनको आप अलग से पढ़ो। तो शुगर के लिए कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन के लिए कौन कौन से होते हैं, बाइल साल्ट के लिए, बाइल पिगमेंट के लिए, यूरोबिलिन के लिए, पोर्फोबिलिन के लिए, सबकी एक लिस्ट टाइप की बना लो या टेबल टाइप की बना लो और उसको अलग से याद करो, है ना। तो वो आपको बहुत बढ़िया। देखो मोना पाठक ने लिखा बेनेडिक्ट होती है शुगर के लिए, रेड्रास होती है कीटोन के लिए, है ना। इस तरह से एक छोटी सी टेबल टाइप की बना लो, है ना, तो उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। प्रोटीन के लिए भी और भी मेथड हैं, एक सिंगल मेथड नहीं। प्रोटीन के लिए अपन ने एसिटिक एसिड मेथड भी पढ़ी, हीट एंड एसिडिक एसिड, सल्फोसैलिसिलिक एसिड भी पढ़ी, ऐसे ऐसे मेथड भी बोलते हैं। और उसके अलावा एक और भी है एसविचेस। एसविचेस जो होती है वो सेमी क्वांटिटेटिव मेथड मानी जाती है कि उसमें अपन को थोड़ी सी मालूम चल जाती है कि प्रोटीन की वॉल्यूम है तो वो 1+ है कि 2+ है या 3+ है, ठीक है। बाकी मोना पाठक ने बाकी के 2 ऑप्शन तो लिख ही दिए, है ना। प्रोटीन के लिए एसविचेस है, बेनेडिक्ट जो होगी वो शुगर के लिए, रोड्रास जो होगी वो कीटोन के लिए होगी, और फाउचेट के लिए भी मोना पाठक ने लिख दिया बाइल पिगमेंट के लिए। बहुत बढ़िया मोना पाठक। हर एक जो टेस्ट है इसके कौन से डिटेक्शन के लिए अपन कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, ये वेरी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। 33 लोगों का इसमें आंसर सही था, बाकी बहुत सारे लोग इसमें 15-16 लोग इसमें कंफ्यूज हुए, है ना। 50 लोगों के रिस्पॉन्स हो गए थे जब मैंने क्लास स्टार्ट की। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है बेंज जोन्स प्रोटीन प्रेसिपिटेटेड एंड रीडिसॉल्व एट। बेंज जोन्स प्रोटीन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है बाकी के प्रोटीन से। क्यों अलग होता है, जब अपन इसकी टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग करते टाइम जब गर्म करेंगे तो एक टेम्परेचर पर तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और ज्यादा गर्म करो
तो ये दोबारा से डिजोल्व हो जाएगा। तो कितने टेम्परेचर पर? 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। और भी ज्यादा गर्म करो, अगर उबाल दो, तो उस टाइम पर 100 डिग्री सेल्सियस पर ये दोबारा से डिजोल्व हो जाता है। यही इसकी खासियत है। उबालने के बाद भी दोबारा अपन ठंडा करेंगे तो 100 के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, दोबारा से जब 60 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस टाइम पर ये दोबारा से प्रेसिपिटेट बना देगा, है ना। ये इसकी खासियत होती है बेंज जोन्स प्रोटीन की, है ना। तो बेंज जोन्स प्रोटीन 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर प्रेसिपिटेट बनाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर दोबारा से डिजोल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई एग्जाम के हिसाब से। बेंज जोन्स प्रोटीन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। 34 लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। 10 से 15 लोग, इतने सरल टॉपिक में भी 10 से 15 लोग कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। ये तो सिर्फ 50 लोग है ना, अभी 78 लोग स्टूडेंट जो है वो क्लास में हैं, तो 25-26 लोग तो एग्जाम दे ही नहीं रहे भाई। आप क्यों नहीं दे रहे? मुश्किल से 15-20 मिनट का टाइम लगता है टेस्ट देने में, आप टेस्ट जरूर दिया करो, है ना। चलो, आपकी भी प्रैक्टिस होगी उस पर, आपको मालूम चलेगा कि आप कितने पानी में हो, है ना। अगले क्वेश्चन पे, ग्लाइकोसूरिया विदाउट हाइपरग्लाइसीमिया। देखो दोनों वर्ड अलग है। ग्लाइकोसूरिया, यूरिया मतलब यहाँ पे यूरिया शब्द लगा मतलब यूरिन में, है ना, यूरिन में शुगर, और यहाँ पर लिखा है हाइपरग्लाइसीमिया। ये एमिया शब्द जहां पर लगता है उसका मतलब है ब्लड, ब्लड में शुगर ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसी मतलब शुगर, और एमिया मतलब ब्लड में शुगर ज्यादा होना, है ना। अगर यूरिन में ज्यादा शुगर हो लेकिन ब्लड में ज्यादा शुगर ना हो, विदाउट लिखा है यहाँ पे वर्ड, है ना। दोनों का मतलब देखो आप समझो, यूरिन में शुगर ज्यादा हो लेकिन ब्लड में शुगर ज्यादा ना हो, ब्लड में शुगर नॉर्मल हो, तो ये कौन सी कंडीशन हो सकती है? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ऐसी, है ना। तो ये किस कंडीशन में हो सकता है भाई? ये क्लिनिकल से चीज क्वेश्चन था। ये होता है रीनल ट्यूब्यूल डिसफंक्शन, है ना। ट्यूब्यूल, हमारी जो रीनल ट्यूब्यूल होती हैं, जब अपन किडनी का टॉपिक पढ़ रहे थे, अपन ने क्या पढ़ा किडनी के टॉपिक में? रीनल ट्यूब्यूल जो पीसीटी डीसीटी अपन ने पढ़ी थी, उनका काम होता है जो जो भी अपनी बॉडी के लिए जरूरी चीजें हैं वो उनको दोबारा से रीअब्सॉर्ब करा के दोबारा से ब्लड में लेकर आती है अपनी रीनल ट्यूब्यूल। ग्लूकोज अपने लिए जरूरी चीज है, इसेंशियल एलिमेंट है। अब इसेंशियल एलिमेंट है तो यूरिन के थ्रू ये, जब किडनी के थ्रू हो सकता है ये बोमन्स कैप्सूल के थ्रू फिल्टर हो जाए, और हो ही जाता है। छोटा मॉलिक्यूल है इसलिए शुगर जो होती है वो फिल्टर हो जाती है। तो फिल्टर भले ही हो जाए लेकिन ट्यूब्यूल जो होती है उनको पकड़ के दोबारा से ले आती है। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो फिल्टर तो हो रही है लेकिन ट्यूब्यूल उसको दोबारा से शुगर को पकड़ पकड़ के नहीं ला पा रही, ब्लड में दोबारा से नहीं मिला पा रही। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ब्लड में भले ही शुगर का लेवल नॉर्मल हो, भले ही ज्यादा नहीं हो, उस कंडीशन में भी यूरिन में जो होगा शुगर का लेवल यूरिन में जो होगा वो शुगर का लेवल ज्यादा होगा, है ना। तो किस कंडीशन में होगा? जब ट्यूब्यूल जो होंगी वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, उस कंडीशन में यूरिन में शुगर का लेवल ज्यादा होगा, भले ही ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल हो। ठीक है, पहला वाला जो आंसर था वो इसका आंसर बिल्कुल सही है था। इस क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे ज्यादा डाउट रहे, सबसे कम लोगों के आंसर इस क्वेश्चन में सही आए हैं। सिर्फ 12 लोगों ने ही इसका सही आंसर दे पाए। मतलब क्लिनिकल जो चीजें होती हैं उनमें थोड़े से कच्चे हैं आप लोग, थोड़ा सा पढ़ के रखा करो, है ना। चलो कोई बात नहीं भाई। रीनल ग्लाइकोसूरिया, इसको अपन रीनल, बहुत बढ़िया है, घनश्याम ने इसके लिए अच्छा एक वर्ड लिखा है, इसको अपन रीनल ग्लाइसूरिया भी बोलेंगे, है ना। बाकी के दो ऑप्शन को भी मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो अपना हार्ट अटैक है ना, उसका शुगर से कोई लेना देना नहीं ज्यादा। डायबिटिक मिलाइटिस में तो हाइपरग्लाइसेमिया होगा, मतलब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ पर विथआउट शब्द लिखा था इसलिए विथआउट हाइपरग्लाइसेमिया लिखा था, तो शुगर का लेवल तो कम होना चाहिए ना, हाइपरग्लाइसेमिया नहीं होना चाहिए। डायबिटीज की कंडीशन में तो हाइपरग्लाइसेमिया होगा। ठीक है, तो पहला वाला आंसर ही इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन, कॉपर रिडक्शन टेस्ट।
कई बार एग्जामिनर थोड़े कंफ्यूज करते हैं अपन को, है ना। अपन ने शुगर के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट पढ़ा है। बेनेडिक्ट टेस्ट जितने भी केमिकल एग्जामिनेशन होते हैं अपने, दो टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, एक बेनेडिक्ट वाला शुगर के लिए और एक प्रोटीन के लिए अपना सल्फोसैलिसिलिक एसिड, है ना। उसमें भी बेनेडिक्ट तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेनेडिक्ट जो होता है उसका प्रिंसिपल है कॉपर रिडक्शन, है ना। उसमें बेनेडिक्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्यूप्रस होता है ना, क्यूप्रस सल्फेट। तो क्यूप्रस सल्फेट ही रिड्यूस होता है। पढ़ा है अपन ने, क्या पढ़ा है बेनेडिक्ट में, कभी भी अपन ऐसी शुगर को डिटेक्ट नहीं कर सकते जो रिड्यूसिंग ना हो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में सुक्रोज एक शुगर है जो नॉन रिड्यूसिंग है। सुक्रोज को कभी भी अपन बेनेडिक्ट से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेनेडिक्ट का जो प्रिंसिपल है वो इसी बेस पर प्रिंसिपल है कि कौन सी चीजें रिड्यूस हो रही हैं। उसमें शुगर, है ना, शुगर जो हो रही है वो रिड्यूस होती है। तो कॉपर, वो कॉपर के थ्रू शुगर जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है अपने बेनेडिक्ट वाले टेस्ट में। क्यूप्रेकाइन, बहुत बढ़िया, क्यूप्रेकाइन को वो रिड्यूस कर देती है शुगर, है ना। तो भाई कॉपर रिडक्शन जो टेस्ट करते हैं वो एक्चुअली अपन बेनेडिक्ट वाला, है ना, बेनेडिक्ट वाला जो टेस्ट करते हैं वो उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के आधार पर ही रहता है। यूरिन में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के आधार पर ही रहता है। बाकी के भी दो प्रिंसिपल वो मैं थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस करूं। जीओडी पीओडी वाला जो प्रिंसिपल है, अगर अपन रिएजेंट स्टेप से शुगर लगा रहे हैं तो रिएजेंट स्टेप में जो प्रिंसिपल लगेगा वो जीओडी पीओडी। ये बायोकेमिस्ट्री में भी जीओडी पीओडी मेथड से ही अपन शुगर लगाते हैं। बायोकेमिस्ट्री वाला प्रिंसिपल रिएजेंट स्टेप में भी यूज होता है अगर अपन यूरिन में लगा रहे हैं तो। सल्फोसैलिक एसिडिक एसिड जो है वो तीसरे नंबर, ये प्रोटीन के लिए टेस्ट है ना। ये इसका ग्लूकोज से कोई लेना देना नहीं है, तीसरे नंबर पे ऑप्शन में लिखा है। ग्लूकोज के लिए दो है, ये रिएजेंट स्ट्रिप के लिए और ये अपने बेनेडिक्ट के लिए। तो पहला वाला जो आंसर था वो इसका सही आंसर था। और भाई 22 लोगों ने इसमें सही आंसर दिया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए इसमें, 22 मतलब आधे से भी कम लोगों ने सही आंसर दिया। कितने सिंपल और कितने सरल क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज होते हैं। कॉपर रिडक्शन टेस्ट बेनेडिक्ट वाला होता है और वो इसी बात पर बेस्ड होता है कि वो रिड्यूसिंग सब्सटेंस यूरिन में कितनी प्रेजेंट है ना। और रिड्यूसिंग सब्सटेंस मतलब शुगर, शुगर एक जो है वो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, गरहार्ड। गरहार्ड टेस्ट किसके लिए होता है? विच टाइप ऑफ कीटोन, ये तो अपन को मालूम है कि कीटोन बॉडीज के लिए होता है। कीटोन बॉडीज के लिए दो टेस्ट अपन ने पढ़े हैं कीटोन बॉडीज के लिए। एक रोद्रास, रोद्रास टेस्ट होता है वो ज्यादा कॉमन टेस्ट है हालांकि, है ना। रोद्रास टेस्ट और गरहार्ड टेस्ट, ये दो टेस्ट ऐसे हैं जो कीटोन बॉडीज के लिए होते हैं। लेकिन उसमें अगर अपन गरहार्ड कर रहे हैं तो गरहार्ड जो होगा वो सिर्फ एक ही कीटोन बॉडीज के लिए स्पेसिफिक होता है। कौन सी? एक कीटोन बॉडी, एसिटो एसिटिक एसिड, इसके लिए स्पेसिफिक होता है गरहार्ड टेस्ट। रोद्रास जो अपन करते हैं, रोद्रास एसीटोन और एसिटो एसिड दोनों के लिए होता है। ये जो तीसरे नंबर पे आप ऑप्शन में देख रहे हो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, ये भी एक कीटोन बॉडीज है, लेकिन इसके लिए अपन कोई भी टेस्ट नहीं करते। हालांकि इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा मात्रा में है, ये जो होता है वो 78% होता है, ये 20% होता है और ये और भी कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, करीब 5% के आसपास, 3-4% है ना। लेकिन अपन इनके लिए जो रोद्रास करते हैं वो एसीटोन और एसिटो एसिडिक के लिए करते हैं, और गरहार्ड जो करते हैं वो सिर्फ एसिटिक एसिड के लिए करते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला जो आंसर था वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हुए हैं भाई, ये तो नोट्स में डला है पॉइंट, आप पढ़ना एक बार, नोट्स को अच्छे से पढ़ना आप। गरहार्ड टेस्ट जो होता है वो एसिटो एसिटिक एसिड के लिए स्पेसिफिक है। इसके लिए रोद्रास जो है वो इन दोनों के लिए स्पेसिफिक है। हाइड्रोक्सी के लिए अपन कोई भी टेस्ट नहीं करते। बाकी ये तीनों जो होते हैं वो तीनों ही कीटोन बॉडीज हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने क्वेश्चन कम इसलिए डाले थे, थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है, बाकी अपन कल की क्लास में अपन बाकी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ
यूरोबिलिजन, यूरोबिलिजन को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? ऑप्शन देखो आप, अर्लिश, रोद्रास, जिबलिन और हेस सल्फर। ये 4 ऑप्शन में हैं। अर्लिच, मोना पाठक ने लिख दिया है अर्लिच, बिल्कुल सही। मोना ने बिल्कुल सही लिखा भाई। यूरोविजन के लिए जो अपन कर लेते हैं वो अर्लिच टेस्ट करते हैं, है ना। 33 लोगों ने इसका सही आंसर दिया था, बहुत कम लोग हैं भाई। जितना मैंने उम्मीद की थी उससे कम रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा आज के टेस्ट में। करना पड़ेगा भाई पढ़ाई आपको तैयार भी। देखो अभी मैं हार्ड लेवल पे गया ही नहीं हूँ, मैं बड़ा 90% पे ही चल रहा हूँ अभी तक। आप लोग और थोड़ी मेहनत करो और थोड़ा पढ़ना शुरू कर, तो अपन थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएं अपनी क्लास का। पहले अगर बेस अच्छा हो जाएगा तो अपन फिर और थोड़े और मेहनत करेंगे और थोड़े टफ लेवल पे आएंगे, ठीक है। और अपना एक पूरी की पूरी एक सीरीज चलेगी एमसीक्यू की, है ना। तो अगर अभी से आप इतने कंफ्यूज हैं, इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आगे वाली एमसीक्यू की जो सीरीज होगी तो उसमें तो फिर आप लोगों को और भी डाउट होंगे, ठीक है। यूरोविजन के लिए अर्लिस्ट टेस्ट होता है, बाकी रोद्रास अपना कीटोन बॉडीज के लिए होता है, सल्फर जो होता है वो बायोसाइड के लिए होता है। सर 1 नंबर के क्वेश्चन को रिपीट कर दो, ओके। जिमलिन किसके लिए होता है, कोई बता सकता है? जिमलिन मैसेज के थ्रू, मुझे तो पता है, मैं बता दूंगा। चलो 1 नंबर का एक क्वेश्चन आया है अनुराधा का। बाकी जिमलिन किसके लिए होता है, कोई बता सकता हो तो जब तक आंसर दो, बाकी मैं तो बता ही दूंगा। 1 नंबर पे क्या रिपीट करना है? बढ़िया बढ़िया, 2-3 लोगों ने लिख दिया बाइल पिगमेंट, बहुत बढ़िया। राजुल, मोना पाठक, मुकामरा, बहुत बढ़िया। बाइल पिगमेंट के लिए हम जिबलिन टेस्ट करते हैं ना, बिलिरुबिन के लिए। 1 नंबर क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए एक स्टूडेंट ने बोला है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था 1 नंबर का, बिल्कुल बेसिक रखा था। यूरिन, कई स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है, अपन सिर्फ किडनी के लिए करते हैं। अगर अपन सिर्फ किडनी के लिए ही करते तो अपन 1 या 2 टेस्ट करते, इतने सारे क्यों करते हैं टेस्ट? कि फिजिकल भी कर रहे हैं, केमिकल भी कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपी भी कर रहे हैं, है ना। सिर्फ किडनी का पता नहीं करते भाई यूरिन के थ्रू अपन। किडनी मेन पर्पस होता है, ये बिल्कुल सही है। यूरिन के थ्रू अपन को किडनी के बारे में काफी कुछ नॉलेज मिलता है, लेकिन किडनी के अलावा हम जो कुछ खा पी रहे हैं उसका भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है यूरिन पर, है ना। वही अपन दवाइयां खा रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट आ जाता है यूरिन पर। डाइट में भी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तब यूरिन अलग होगी, ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो अलग होगी। तो मतलब मेटाबॉलिक के फंक्शन को भी यूरिन बताता है। एंडोक्राइन को भी कैसे बताएगा? जैसे मान लो किसी का इंसुलिन काम नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे उसका शुगर का लेवल बढ़ेगा, है ना। तो ये एंडोक्राइन डिस्टरबेंस को भी हमको बताएगा, बाकी रीनल डिस्टरबेंस को तो बताता ही है। तीनों ही ऑप्शन इसमें आएंगे। यूरिन में अपन जो इतने सारे टेस्ट करते हैं वो अपन को बॉडी के बारे में काफी कुछ नॉलेज देता है कि भाई मेटाबॉलिक फंक्शन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, एंडोक्राइन फंक्शन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, या फिर हमारी किडनी जो है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं, ठीक है। चलो तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब मैं आपके माइक को ऑन कर रहा हूं और आप बताएं, कोई डाउट और है तो आप अपन उस पर बात कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी कल की क्लास होगी, और कल भी मैंने एमसीक्यू ही रखे हैं यूरिन एग्जामिनेशन से। बाकी केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से कल क्वेश्चन और रहेंगे, है ना। वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो आपके माइक आप ऑन कर सकते हैं, मेरे यहाँ से मैंने परमिशन दे दी आपको। माइक ऑन करके, या फिर आप मैसेज के थ्रू भी कोई डाउट पे बात करेंगे, अदरवाइज लिस्ट, कौन सी लिस्ट बोल रहे हो अनुराधा आप?
सर क्वेश्चन की लिस्ट जो एमसीक्यूज है ना उनकी। कौन से नंबर पे क्वेश्चन बताओ? अच्छा लास्ट, ओके लास्ट, लिस्ट नहीं लास्ट, लास्ट क्वेश्चन ये था। नहीं लास्ट नहीं, सेकंड है शायद, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना है कि हम जो प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं वो कितनी कितनी मात्रा में यूज करते हैं। टॉल्यूइन जो होगा वो नोट्स में देखना, आप नोट्स में आपको मिल जाएगा। टॉल्यूइन जो होता है वो अपन सिर्फ 2 ml, 100 ml यूरिन में अपन 2 ml टॉल्यूइन को यूज करते हैं। ठीक है अनुराधा? थैंक यू सर। ओके चलो भाई, तो मेरे ख्याल से हेलो हाँ रोशनी बोलो। सर, आपने जैसे बताया कि हाई प्रोटीन अगर अपन ले रहे हैं तो एल्कलाइन यूरिन होगा, पर लेकिन बुक में तो लिखा हुआ है कि वो एसिडिक यूरिन होगा। कौन सी बुक का बोल रहे हैं आप रोशनी? मुझे रेफरेंस बुक बताओ। गॉटकर में सर 1429 पेज नंबर पे आप देख सकते हैं गॉटकर में। चलो ओके, मैं चेक कर लूंगा, है ना? ठीक है ना? वो बुक में, हाँ बुक में बहुत कुछ डिफरेंट बुक में नहीं, उसको जैसे थ्योरी की अगर बात की जाए, जैसे अभी तो नोट्स शायद नहीं आए थे इस वाले चैप्टर के, हाँ तो मैंने वही चीज मैंने थ्योरी प्रेफर की थी अपने लिए। तो हाँ मैंने उसमें देखा कि हाई प्रोटीन इनटेक अगर कर रहे हैं तो चाहे वो फ्रूट्स हो, अगर एसिडिक फ्रूट्स भी होंगे तो यूरिन जो रहेगा वो एसिडिक रहेगा। ठीक है रोशनी, आप गॉडकर का बोल रहे हैं तो मैं एक बार गॉडकर में अपन रेफरेंस चेक कर लेंगे ना। देखो बुक में थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, किसी एक बुक में कुछ है, किसी एक बुक में। गॉडकर में अगर कुछ है तो अपन उसको बिल्कुल प्योरिटी बेस पे लेते हैं। रेफरेंस बुक में वैसे तो मैं दो बुक का बोलता हूँ, एक ओची को, दूसरा गॉडकर का, लेकिन उन दोनों में भी अगर गॉडकर में कोई चीज डिफरेंट है तो अपन गॉडकर को ही ज्यादा प्रेफर मानेंगे। ठीक है, तो अपन एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा भी अगर कोई डाउट है तो अपन उसको जरूर कवर क्लियर करते हैं अपन। ठीक है, ओके रश्मि, अपन चेक कर लेंगे। ठीक, भी आपने बताया एक प्रिजर्वेटिव, तो हाँ उसका मैंने मतलब ऐसे एमसीक्यूज की बुक में मैंने देखा था तो उसका 1 ml आंसर बता रहा था, तो इसीलिए उसका आंसर 1 ml 2 ml की जगह 1 ml किया। ओके रोशनी, तो देखो एक एक बात मैं बताऊं, एमसीक्यू की जो बुक होती है उनको कभी भी आप रेफरेंस में मत लेना। जितनी भी कोई सी भी बुक हो रेफरेंस की, वो हमें एमसीक्यू की, वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए ही है। कोई भी बुक हो, रेफरेंस बुक हमेशा आपकी थ्योरी होती है, और थ्योरी में भी गॉडकर और ओची दो बुक जो है वो जितने भी एग्जाम होते हैं, एग्जाम में भी कभी कोई डाउट, एग्जाम में भी ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन में डाउट आ गए हैं, कई बार एग्जामिनर को क्वेश्चन कैंसिल ही करने पड़े हैं। ऐसा भी हुआ है बुक में अलग अलग चेंजेस होने की वजह से। लेकिन एग्जामिनर बोलता है कि भाई अगर किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है तो आप उसका रेफरेंस दो कि हमारे हमने इस बुक से ये पढ़ा था। अगर वाकई में उसकी रेफरेंस बुक में वो चीज थी जो उससे डिफरेंट थी जो एग्जाम में आई है, तो उसे एग्जामिनर को वो क्वेश्चन ही पूरा का पूरा या तो खारिज करना पड़ता है या फिर सारे जो स्टूडेंट हैं उनको वो नंबर देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू की बुक कभी भी रेफरेंस नहीं होती, और जितनी भी आप एमसीक्यू की बुक पढ़ोगे, मेरे पास भी बहुत सारी एमसीक्यू की बुक हैं, हर एक बुक में कुछ ना कुछ मिस्टेक जो है वो जरूर है। ठीक है, तो कुछ बुक में ज्यादा है, कुछ बुक में कम है, लेकिन ऐसी कोई भी एमसीक्यू की बुक नहीं है जिसमें मिस्टेक बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो सिर्फ एमसीक्यू की बुक आप कभी मत पढ़ना अकेले, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू से ही आप तैयारी करो, पहले नहीं थ्योरी। नहीं, मैंने ठीक, गॉडकर भी प्रेफर कर रहे हैं, ओजी भी हाँ प्रेफर कर रहे हैं आपके टॉपिक हाँ के हाँ, लिए। गॉड कर अकेले भी आप पढ़ो तो भी चल जाएगा, ओची अकेले आप पढ़ो तो भी चल जाएगा। एमसीक्यू अकेले बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एमसीक्यू अकेले की बुक कभी भी मत खरीदना आप लोग, है ना? एक ना एक थ्योरी की बुक आपके पास जरूर होना चाहिए। चलो, तो रोशनी ने बहुत अच्छी बात बोली, अपन उसको बिल्कुल जरूर करेंगे भाई, डाउट क्लियर अपन। मैं ग्रुप पे आपको डाल दूंगा। बाकी कल की अपनी क्लास भी यूरिन एग्जामिनेशन से है तो अपन उसको बिल्कुल कर लेंगे, है ना? मेरे पास भी, मैं अलग अलग बुक से पढ़ता हूँ, कभी गूगल के थ्रू भी पढ़ता हूँ, तो वाकई में होता है हाँ, कई सर, बार। मैंने गूगल पे भी चेक कर लिया था जब आपने बोला था, हाँ तो मैंने रेफरेंस बुक जो है मेरे लिए गॉडकर है अभी इस टाइम पे, तो गॉडकर से तो मैंने देखा ही था
मॉर्निंग में ही पढ़ा था और गूगल भी किया था, तो एसिडिक ही हो रहा था, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं, अपन चेक कर लेंगे ना, चेक करके जो कुछ भी होगा तो अपने चेंजेस पॉसिबल है ना। ठीक है, जी। चलो तो फिलहाल आज की क्लास अपन ओवर करते हैं, मिलते हैं अपन कल इसी टाइम पे इवनिंग में अपने नए क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन, जय हिंद।